नमस्कार मित्रों, अपनालस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, देखेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसके जो प्रतिपादक कौन है? आईपी पावलोव हैं, या इन्हें शरीर शास्त्री भी कहते हैं, और निवासी हैं रूस के। सिद्धांत इन्होंने दिया था 1904 में, और 1904 में ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने क्या किया था, मतलब जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। थार्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, स्किनर ने चूहे पे किया था, और पावलोव ने कुत्ते पर किया था। तो ये चीज़ें देख लेते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, चलिए नीचे देखते हैं। इन्होंने यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अर्थात इसके कहने का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे घंटी की आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करके करना है यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और यूसीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो मेन चीज़ इसमें आपको करना क्या है, देखो स्टिमुलस का अर्थ होता है उद्दीपक, ठीक है, और अनकंडीशनल का मतलब हुआ स्वाभाविक। अब इसमें याद आपको ये करना है कि इन्होंने जो स्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग किया था वो क्या था? भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक का जो प्रयोग किया था क्या था? भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक का जो प्रयोग किया था वो क्या थी? घंटी की आवाज़। और इसके बाद फिर स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई? कुत्ते ने लार की प्रतिक्रिया दी। इसके बाद अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया जो थी वो क्या हुई? फिर एक समय में लार जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, लार क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो यही चीज़ें इसके ऊपर, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने समझाया भी था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस एक स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे आप भोजन देने के पहले एक अस्वाभाविक उद्दीपक उसे घंटी की आवाज़ बजा देते हैं, तो वो भोजन की वो क्या करता है? मस्तिष्क में संरचना कर लेता है, और वह क्या करने लगता है? एक स्वाभाविक अनुक्रिया अर्थात लार टपकाने लगता है। तो यही चीज़ें बताई थी। इसकी एक पूरी स्टोरी टाइप है, उसको हम एक वीडियो में बताएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो ना हो, इस कारण से इसको फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं। फर्स्ट है अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक। देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में क्या इन्होंने प्रयोग किया? भोजन। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या मिली? अगर भोजन रखते हैं तो क्या होती है? लार निकलती है। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनानुबंधित अनुक्रिया। तो अनानुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया। इसके बाद अनुकूलन के दौरान जब यह बार बार करते रहते हैं, एक अस्वाभाविक उद्दीपक देते हैं, क्या? घंटी बजाते हैं। इसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक क्या दिए? भोजन दिए। पहले घंटी बजाए, फिर इसके बाद कुत्ते के सामने क्या किया? भोजन दिया, और फिर क्या हुआ? लार टपकना शुरू हुआ। एक समय ऐसा होता है कि अनुकूलन, इन्होंने 3 चरण में काम किया। पहले क्या करते हैं? अनुकूलन से पूर्व उन्होंने भोजन खिलाया कुत्ते को, इसके बाद लार आई। ठीक है, एक फिर दूसरे चरण में अनुकूलन के दौरान इन्होंने क्या किया? पहले घंटी बजाई, फिर भोजन रखा, इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर लार कुत्ते ने छोड़ी, मतलब ये कह सकते हैं। और इसके बाद जो है तीसरे चरण पे क्या किया? अनुकूलन के बाद अब क्या होता था कि ये घंटी बजा देते थे और भोजन बीच में भोजन नहीं लाते थे। फिर भी क्या होता था? लार कुत्ते के मुंह से क्या होती थी? निकलने लगती थी या टपकने लगती थी। तो क्या हुआ? बीच में से स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कर दिया? इन्होंने हटा दिया। तो इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि जब उसको अनुकूलन के बाद, अर्थात जब वह अनुकूलित हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? अस्वाभाविक उद्दीपक में भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाएगा। ठीक है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक में भी क्या करने लग जाएगा? स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाएगा। तो अब जैसे घंटी बजा दोगे तो वैसे ही लार टपकने लग जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक उद्दीपक
उस समय उसके मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है कि उसको भोजन मिलने वाला है, बट भोजन मिलने वाला नहीं है। इसके बाद नोट देख लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। ये जो इन्होंने तीसरे चरण पे किया था अनुकूलन के बाद, अस्वाभाविक उद्दीपक में क्या होता था, स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने समझाया है। जबकि जो पहले चरण पे था, पहले चरण पे देख लेते हैं। पहले चरण पे अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक अनुक्रिया पहले क्या थी, भोजन देते थे, लार उसके निकलने लगती थी, तो उस समय क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक नहीं था। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने समझाया हुआ है। और उपनाम इनके देख लेते हैं। पावलोव जी के जो सिद्धांत दिए हैं उनके उपनाम और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत। और इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में क्लासिकल रिस्पॉन्ड क्लासिकल बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद ये देखिए वो नीचे लिखा भी हुआ है क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन। ठीक है, इसको हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इसके बाद अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। और पांचवे पे है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो टोटल 7 हैं ये किसके हैं, पावलोव के सिद्धांत के उपनाम हैं। इनको आप रट लीजिएगा। इसके बाद नीचे देखते हैं शैक्षिक महत्व। जो पावलोव के जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, इसके शैक्षिक महत्व क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो पहला है भय निवारक में सहायक है। यह क्या है, भय निवारक में सहायक है। दूसरा सामाजिकरण में सहायक है। तीसरा अनुशासन विकसित करने में सहायक है। चौथा गणित शिक्षण में सहायक है। पांचवा अभिवृत्ति विकास में सहायक है। स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है। और इसके बाद अब शेष होता है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको मित्रों नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो दिया था किस पे, चिंपांजी या वन मानुष या सुल्तान, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इनको चिंपांजी कहीं पे वन मानुष और उस चिंपांजी का जो नाम था सुल्तान। ठीक है, तो इस तरह करके कहीं कहीं अलग अलग किताबों में कहीं चिंपांजी दे दिया, कहीं वन मानुष दे दिया, कहीं सुल्तान दे दिया। सुल्तान वन मानुष का नाम था उसी का, वन मानुष को ही चिंपांजी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो पे सीखेंगे। और